तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, हमने कहा कि यहाँ पर डू नॉट की बात नहीं की गई है, यहाँ पर सिर्फ डू की बात की गई है। तो यहाँ पर कहा गया है यदि इम्पेरेटिव सेंटेंस डू से स्टार्ट हो और यह किसी बात पर दबाव बना रहा हो, यानी किसी चीज़ पर एम्फेसाइज कर रहा हो, क्या कर रहा हो, एम्फेसाइज, किसी चीज़ पर जोर दे रहा हो, और इसका प्रयोग जो है वो मेन वर्ब से पहले कब किया गया हो, मेन वर्ब से पहले किया गया हो, तब इनडायरेक्ट स्पीच में डू का प्रयोग नहीं होता है। अब आइए इस रूल को हम आपको एग्जाम्पल से अच्छे से क्लियर करेंगे। हमने कहा सबसे पहले हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है वो किससे स्टार्ट होना चाहिए, डू से स्टार्ट होना चाहिए। तो आप इस सेंटेंस में देख सकते हैं हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है वो डू से स्टार्ट है। किससे स्टार्ट है, डू से। अब आइए यहाँ से पढ़ लेते हैं थोड़ा। द एसपी सेड टू द इंस्पेक्टर, यानी सब इंस्पेक्टर सेड टू द इंस्पेक्टर, यानी सब इंस्पेक्टर ने इंस्पेक्टर से कहा। डू आप देख सकते हैं या डू से स्टार्ट हुआ है, डू वॉच द सिचुएशन, यानी कि यह जो इस टाइम की जो सिचुएशन है वो तुम देखो, और वह इस बात पर एम्फेसाइज कर रहा है। कैसा, एम्फेसाइज कर रहा है। आप देख सकते हैं कि हमारा जो डू है वो मेन वर्ब से पहले दिया गया है। कैसा, मेन वर्ब से पहले दिया गया है। तो जब हमारा अब यह डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट बनेगा तो यह डू रिमूव हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, यह डू रिमूव हो जाएगा। और यही हमारे रूल में कहा गया था। हमारे रूल में कहा गया था कि डू से स्टार्ट हो और यह किसी बात पर दबाव बना रहा हो, यानी एम्फेसाइज कर रहा हो, और इसका प्रयोग मेन वर्ब से पहले हो, तब इनडायरेक्ट स्पीच में डू का प्रयोग नहीं होता है। जैसे कि समझ लेते हैं, हमने कहा द एसपी सब इंस्पेक्टर है, तो इंस्पेक्टर यानी अपने नीचे से पोजीशन वाले अफसर को जो है वो ऑर्डर ही देगा। तो द एसपी ऑर्डर्ड द इंस्पेक्टर। अब आप यहाँ देख सकते हैं हमने टू का यूज किया, क्योंकि यहाँ पर नॉट जैसी कोई भी बात नहीं है, तो हमने टू का यूज किया। और हमने कहा था कि जब ऐसे डू की बात हो जो किसी बात पर एम्फेसाइज करे और मेन वर्ब से पहले आए, तो हमारा जो डू है वो रिमूव हो जाता है। अब आपको दोस्तों यहाँ पर कहीं भी डू नहीं दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है वॉच द सिचुएशन। क्या है, वॉच द सिचुएशन। तो यह था दोस्तों हमारा फिफ्थ रूल। क्या था, फिफ्थ रूल। तो हमने इसमें यही बताना चाहा कि हमारा डू कब रिमूव नहीं होता, कब रिमूव नहीं, यानी कि डू का प्रयोग कब नहीं होता है। अब आइए नेक्स्ट रूल पर चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है डू का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में हो तो यहाँ पर दो नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर डू होगा। क्या होगा, डू को नहीं हटाया जाता। अभी हमने पढ़ा कि हम डू को हटा देते हैं, और अब हम देख रहे हैं कि जो हमारा डू है उसको नहीं हटाते हैं। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस है दोस्तों, यहाँ पर कहा गया है कि डू का प्रयोग जो है मेन वर्ब के रूप में हो। कैसा, मेन वर्ब के। अभी हमने कहा था डू का प्रयोग जो है वो मेन वर्ब से पहले हो। कैसा, मेन वर्ब से पहले हो और किसी बात पर एम्फेसाइज कर रहा हो, यानी दबाव दे रहा हो। लेकिन यहाँ पर सिर्फ इतना कहा गया है कि डू का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में हो तो डू होगा। यहाँ पर दो नहीं है दोस्तों, डू को नहीं हटाया जाता, यहाँ पर डू है। आइए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल में कहा गया है द टीचर सेड टू द बॉयज, यानी जो टीचर है टीचर ने बॉयज से कहा डू वॉट एवर यू लाइक, यानी कि जो तुम्हें पसंद है वो करो। तो यहाँ पर जो हमारे टीचर हैं वो बच्चों को एडवाइस दे रहे हैं कि आपकी जिस क्षेत्र में रुचि है आप वह काम कीजिए। तो यहाँ पर हमारा आया द टीचर का टीचर रहा, जो हमारा सैड टू था, जस्ट अ मिनट, जो हमारा क्या था, सैड टू था। तो हमने कहा था टीचर, सैड टू हमारा एडवाइस में चेंज हो गया। आफ्टर दैट द बॉयज, हमारा टू ज्यों का त्यों रहा, क्योंकि यहाँ पर ओनली डू दिया गया था, ना कि डू नॉट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा टू ज्यों का त्यों रहा, और हमारा डू जो है यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर जो डू है वो एज अ मैन वर्ब यूज हो रहा है। कैसा, एज अ मैन वर्ब यूज हो रहा है। तो आप देख सकते होंगे दोस्तों यहाँ पर हमने डू को रिमूव नहीं किया है। और आफ्टर दैट वॉट एवर दे लाइक्ड, हमारा जो यू है वो वॉइस के अकॉर्डिंग बदला है। वॉइस कैसे हैं, ढेर सारे हैं, प्लूरल हैं, तो यहाँ पर दे का यूज हो जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो दे है दे में वो चेंज हो गया है। तो दोस्तों ये तो थे हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस के कुछ रूल, और हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस के कुछ रूल और बाकी हैं दोस्तों, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, और वहाँ पर जो है हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस फिनिश हो जाएगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पर पढ़ने के साथ साथ दोस्तों ध्यान से पढ़ना है। सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है, सो दैट कि आप पढ़ते ही टाइम अपने माइंड में यह सारे रूल्स को समझ लें, अच्छे से कवर कर लें, और इतने अच्छे से समझ लें कि दूसरी बार आपको समझना ना पड़े, सिर्फ पढ़ना पड़े एग्ज़ाम टाइम पर एक बार बस। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, हमारी मेहनत पसंद आ रही है, हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ दोस्तों
हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्सों के साथ शेयर कीजिए। सब्सक्राइब दोस्तों इसलिए कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए ताकि हमारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप यह सारी वीडियो देख सकें। थैंक यू सो मच गाइज। Hello guys, this is Priyanka Yadav and a very big welcome to all of you on this channel. First of all, I will discuss about this video. This video is based on narration as you can see here. As always, one more information guys, this video will be bilingual, यानी कि यह आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में प्रोवाइड किया जाएगा। तो दोस्तों जैसा आप जानते हैं हमने जो है अपने सेंटेंस स्टार्ट कर दिए थे और हमने आपको बताया था हमारे जो सेंटेंस है वो 5 प्रकार के होते हैं। कितने? 5 टाइप के होते हैं, जिनमें से हमने अपने सेंटेंस का असर्टिव पार्ट और इंटेरोगेटिव पार्ट, ये हमारे 2 सेंटेंस हैं, असर्टिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ये दोनों ही हमने दोस्तों कवर कर लिए थे। आज जो है हम अपने तीसरे सेंटेंस यानी इम्पेरेटिव सेंटेंस के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों अगर आपको नरेशन पढ़ना है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिए, आपको बेसिक से विद एग्जाम्पल विद डिटेल्ड डिस्कशन के साथ सारे वीडियोज़ वहाँ पर मिल जाएंगे। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है दोस्तों तो हमारी इस वीडियो को भी अंत तक देखें, और जब आप इसे देख लें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और साथ ही साथ प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक पर चलते हैं। हमारा टॉपिक यहाँ पर दिया गया है इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब जान लेते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस होता क्या है। हमने आपको बताया था कि इसका जो हिंदी मीन होता है वो होता है आज्ञा सूचक वाक्य। क्या होता है? आज्ञा सूचक वाक्य। तो जान लेते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, यानी कैसे पहचानते हैं कि यह हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, सामान्यतः इम्पेरेटिव सेंटेंस से ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, प्रेज, सजेस्ट, एडवाइस आदि का बोध होता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। ऑर्डर आदेश, कमांड रिक्वेस्ट प्रार्थना, प्रेज सजेस्ट मीन्स किसी को सजेशन देना, एडवाइस मीन्स भी सलाह देना। अगर इन सब चीज़ों का पता लगे, यानी इन सब का भाव प्रकट हो रहा हो या इन सब का सेंस आ रहा हो सेंटेंस में, तो वहाँ पर जो है हमारा कौन सा सेंटेंस होगा? इम्पेरेटिव सेंटेंस। आइए फॉर एन एग्जाम्पल हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। अब दोस्तों आप सोचिए अगर हम आपसे कहें कि जाओ जाकर एक गिलास पानी लेकर आओ तो आपको कैसा फील होगा? आपको लगेगा कि कोई हमें ऑर्डर दे रहा है। क्या दे रहा है? ऑर्डर, यानी कि आपको कोई आदेश दे रहा है कि जाओ मेरे लिए जाकर एक गिलास पानी लेकर आओ। तो यहाँ पर हमें कैसा भाव आ रहा है? ऑर्डर का। ऐसे ही हमने अभी बताया आपको, कभी कभी आपको प्रेज का आएगा, रिक्वेस्ट का आएगा और भी बहुत सी चीज़ें आपको वहाँ पर दर्शाई जाएंगी। तो यह हमारे सेंटेंस कैसे हो जाएंगे? यह हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस हो जाएंगे। अब आइए अपने इम्पेरेटिव सेंटेंस के रूल देख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट रूल में दिया गया है से हो गया दोस्तों, से टू, सेज, सेज टू, सैड, सैड टू अर्थ के अनुसार बदलते हैं। अब आप कहेंगे कि दोस्तों हमने जब आपको पढ़ाया था कि असर्टिव सेंटेंस में तो हमारे ये सारे हमारा जो सैड या सैड टू था वो टोल्ड में हो रहा था और ये जो थे वो टेल और सेज जो है वो टेल्स में हो रहा था। और ऐसा ही हमारा उसमें था इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, उसमें जो आता था उसमें हमारा आस्क्ड, सेड या सेड टू आस्क्ड में चेंज हो जा रहा था। सेज या सेज टू हमारा किस में? आस्क में हो जा रहा था। और से टू या से जो था हमारा आस्क में हो रहा था और सेज या सेज आस्क्स में हो रहा था। पर यहाँ पर आपको कुछ नहीं बताया गया। यहाँ पर आपको कहा गया है कि अर्थ के अनुसार बदलते हैं। यानी जैसे आपसे कुछ कहा गया, आपको उसमें जैसे आपसे सेड टू का यूज कहा गया और उसमें हमारे में जो है वो आदेश का अर्थ निकल रहा है, तो हमारा जो सेड टू है वो ऑर्डर में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा? ऑर्डर में। अगर रिक्वेस्ट का भाव निकल रहा है तो यह रिक्वेस्ट में चेंज हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर कोई कन्फर्मेशन नहीं होती है दोस्तों कि यहाँ पर कौन सा शब्द आने वाला है। जब हम सेंटेंस को पढ़ते हैं उसका अर्थ निकालते हैं तभी हमें पता चलता है कि हमारा सेड टू सैड या सेज टू सेज या से टू और से के स्थान पर क्या आने वाला है। हम इसके एग्जाम्पल को देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम रूल नंबर सेकंड देख लेते हैं दोस्तों। रूल नंबर सेकंड में दिया गया है इन्वर्टेड कॉमाज को हटाकर टू का प्रयोग करें। अभी तक दोस्तों आपने देखा असर्टिव जो सेंटेंस था उसमें हम दैट का यूज कर रहे थे। हमारा जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस था उसमें हम इफ और वेदर का यूज कर रहे थे। किसका? वेदर का। अब जो हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस है इसमें हम किसका यूज करेंगे? टू का। किसका यूज करेंगे दोस्तों? टू का। यह याद रखिएगा। तो आइए अपने फर्स्ट रूल और सेकंड रूल को मिलाकर एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर कहा गया
द प्रिंसिपल सेड टू द प्यून, यानी कि प्रिंसिपल ने जो है वो प्यून से कहा गो अवे एट वंस, एक बार फिर से जाओ। तो अब हमारा यह था जो डायरेक्ट फॉर्म था। अब आइए इसका देख लेते हैं इनडायरेक्ट फॉर्म कैसे बनेगा। तो यहाँ पर दिया गया है द प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल जो है वो अपने ऑफिस में वर्क करने वाले प्यून, यानी कि आप सर्वेंट भी बोल सकते हैं या कर्मचारी भी बोल सकते हैं, तो वह उससे रिक्वेस्ट तो करेगा नहीं, वह उन्हें एक प्रकार का आदेश ही देगा। कैसा क्या करेगा? आदेश ही देगा। जैसे मान के चलिए आप किसी ऑफिस में वर्क कर रहे हैं, आपका जो बॉस है, कौन है आपका जो बॉस है, तो वो आपको क्या करेगा? आपसे रिक्वेस्ट तो करेगा नहीं, आपसे रिक्वेस्ट करेगा नहीं, आपको सिर्फ ऑर्डर देगा। क्या देगा? ऑर्डर। तो ये आपके ये कुछ है हमारे सेंस पर भी डिपेंड करता है दोस्तों। तो आप यहाँ पर आसानी से समझ सकते हैं कि जो प्रिंसिपल है वो प्यून को सिर्फ ऑर्डर ही देगा। तो यहाँ पर कहा गया है द प्रिंसिपल सेड टू द प्यून गो अवे एट वंस। तो अब हमने कहा था कि हमारा सेड टू जो है वो अर्थ के अनुसार बदलेगा। अब हमारा यहाँ पर किस चीज़ का भाव प्रकट हो रहा है? यहाँ पर हमारा आदेश का भाव प्रकट हो रहा है। तो अब देख लेते हैं सेड टू कैसे चेंज होता है। तो यहाँ पर द प्रिंसिपल सेड टू जो है वो हमारे ऑर्डर्ड में चेंज हो गया। द प्यून हमने कहा था कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह आपको टू आ जाएगा। आफ्टर दैट गो अवे एट वंस, और गो अवे एट वंस ज्यों का त्यों। तो होप सो दोस्तों आप रूल फर्स्ट और सेकंड दोनों को ही समझ गए होंगे। आइए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसी के साथ। यहाँ पर दिया गया है द कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स ले डाउन द गन। अब आप दोस्तों समझ सकते हैं कि कैप्टन जो है वो सोल्जर को कमांड ही कर सकता है। क्या कर सकता है? कमांड ही दे सकता है। तो यहाँ पर कहा गया द कैप्टन सेड टू कमांडेड में चेंज हो गया। द सोल्जर ज्यों का त्यों रहा दोस्तों, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह हमने टू का यूज किया। आफ्टर दैट ले डाउन द गन ज्यों का त्यों। ऐसा नहीं है दोस्तों यहाँ पर यह सेंटेंस ज्यों का त्यों रहेगा, अगर यहाँ पर कुछ बदलने के लिए होगा तो वो भी चेंज होगा। तो दोस्तों इसके साथ कंफ्यूज मत होइएगा, और होप सो आपको हमारे फर्स्ट और सेकंड रूल दोनों ही बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पर कुछ दिया गया है, देख लेते हैं। यहाँ पर कहा गया है रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग रहे या नहीं, यानी हमारी यह रिपोर्टिंग वर्ब है। सॉरी, यहाँ पर देख लेते हैं, हमारी यह रिपोर्टिंग वर्ब है। अब मान के चलिए आपको इतना दे दिया सेड द कैप्टन सेड, अब आपको ये नहीं दिया टू द सोल्जर्स। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग रहे या ना रहे। लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग अवश्य करें, यानी हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस का एक रूल है इसमें। यह अभी तक हमारे असर्टिव सेंटेंस या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमने नहीं देखा, बट अपने इम्पेरेटिव सेंटेंस में हमने देखा है कि जो हमारी डायरेक्ट की किसकी डायरेक्ट सेंटेंस की जो रिपोर्टिंग वर्ब है, जैसे आपसे कहा गया द कैप्टन सेड, इतना ही कहा गया टू द सोल्जर। अगर इसमें हमारा जो द सोल्जर है वो क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट। मान के चलिए इसमें ऑब्जेक्ट काट गया तो कोई बात नहीं। लेकिन जब हम इसे इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो हमें यहाँ पर जो है वो ऑब्जेक्ट रखना मस्ट होगा। और हमने आपसे कहा था हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो मोस्टली हमारा किसका होता है? हमारे थर्ड पर्सन का होता है। तो यहाँ पर हमें जो ऐसा नहीं है कि आप ऑब्जेक्ट ना रखें, आपको ऑब्जेक्ट प्लेस करना ही पड़ेगा। तो अब दोस्तों आप यह भी समझ गए होंगे अच्छे से। आइए आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं क्या दिया गया है। हमारा रूल नंबर थर्ड हमसे कहता है, यहाँ पर दिया गया है रूल नंबर 3 में प्लीज काइंडली सर मैडम को हटा देते हैं। जैसे अगर हमारी रिपोर्टेड वर्ब है, कौन सी वर्ब है? रिपोर्टेड वर्ब है। अगर उसके स्टार्टिंग में क्या आ जाए? प्लीज आ जाए, काइंडली आ जाए, सर आ जाए, मैडम आ जाए, तो इन सबको हटा देते हैं। सर मैडम के स्थान पर जो है वो रिस्पेक्टफुली का प्रयोग रिपोर्टिंग वर्ब के बाद करें। किसके बाद करें? रिपोर्टिंग वर्ब के बाद। और हम याद रखिएगा दोस्तों, सर मैडम की जगह जो है वो रिस्पेक्टफुली का यूज होगा। किसका यूज होगा? रिस्पेक्टफुली का होगा। और आगे दिया गया है तथा सर मैडम के बाद प्रयुक्त सेंटेंस के अर्थ अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब को बदलें। अब इस पूरे रूल को समझने के लिए हम जो है अपने एग्जाम्पल पर चलेंगे। यहाँ पर हमें एग्जाम्पल में दिया गया है द स्टूडेंट सेड टू द डायरेक्टर प्लीज। अब यहाँ पर क्या आ गया? प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर 5 डेज, यानी मुझे 5 दिन की छुट्टी चाहिए। तो हमने अभी कहा था कि हमारा जो प्लीज या फिर काइंडली जैसे भी वर्ड आएंगे वो सब यहाँ से रिमूव कर दिए जाएंगे, डायरेक्ट में नहीं इनडायरेक्ट फॉर्म में। जब हम उसे इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो देख लेते हैं हमारा इनडायरेक्ट कैसे बनता है। तो यहाँ पर द स्टूडेंट का द स्टूडेंट, सेड टू हमारा रिक्वेस्टेड में, हमारे जैसे टीचर है और स्टूडेंट है तो स्टूडेंट जो होगा वो टीचर से रिक्वेस्ट ही कर सकता है दोस्तों। ऐसा तो नहीं है कि स्टूडेंट जो है वो टीचर को आदेश दे दे, तो ऐसा कभी नहीं होता है दोस्तों। जो हमारा स्टूडेंट है तो स्टूडेंट जो है वो सिर्फ रिक्वेस्ट ही कर सकता है, तो इसलिए यहाँ पर रिक्वेस्टेड आया।
द डायरेक्टर आया। आफ्टर दैट आपने देखा कि रिस्पेक्टफुली, सॉरी यहाँ पर प्लीज है हट गया, यानी कि जहाँ पर प्लीज सर मैडम काइंडली वगैरह आते हैं तो वहाँ पर हमारा रिस्पेक्टफुली जो है वो प्लेस हो जाता है। क्या हो जाता है? रिस्पेक्टफुली प्लेस। और हमने कहा था कि यह रिपोर्टेड वर्ब के बाद होता है, यानी कि उसके ऑब्जेक्ट के बाद। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा सब लास्ट में जो है वो रिस्पेक्टफुली आया। आफ्टर दैट हमारा जो कनेक्टिंग वर्ड है टू आया, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं हमारे कनेक्टिंग वर्ड से पहले जो है वो रिस्पेक्टफुली आएगा, अगर बाकी में प्लीज सर काइंडली एक्सेट्रा वर्ड आए तो यहाँ पर वही दिया गया है। द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द डायरेक्टर रिस्पेक्टफुली टू ग्रांट हिम लीव फॉर 5 days। यहाँ पर मी है द स्टूडेंट यानी फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, ही सब्जेक्टिव केस है, मी ऑब्जेक्टिव केस है, ही का सब्जेक्टिव केस होता है दोस्तों हिम, तो यहाँ पर जो है वो हिम आ गया। तो दोस्तों आप ये रूल समझ गए होंगे, आशा करते हैं। अगर फिर भी आपको इन जितने रूल हमने अभी आपको बताए हैं, अगर उन रूल में से आपको एक भी डाउट हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि आपको यहाँ डाउट हो रहा है, तो उस डाउट को हम फ़ौरन क्लियर करेंगे दोस्तों। आइए अपना रूल नंबर 4 देख लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है? यहाँ पर दिया गया है जब नेगेटिव इम्पेरेटिव सेंटेंस डोंट से शुरू हो, यानी जब नेगेटिव इम्पेरेटिव सेंटेंस की बात हुआ और वह डोंट यानी डू नॉट से शुरू हो। किससे? डू नॉट को से। डू नॉट का जो शॉर्ट फॉर्म है वो डोंट होता है दोस्तों। क्या होता है? डोंट। इन्वर्टेड कॉमाज को हटाकर नॉट टू का प्रयोग करते हैं। अगर कोई भी हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस है, कैसा है हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस, तो वो भी नेगेटिव है, और अगर वह डू नॉट से शुरू होता है, किससे? डू नॉट से शुरू होता है, तो कॉमा इन्वर्टेड की जगह कॉमा केवल टू प्लेस नहीं किया जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या प्लेस किया जाएगा? नॉट टू। क्या हो गया दोस्तों? नॉट टू। आप टू नॉट नहीं कर सकते, टू नॉट जो है वो आपका गलत माना जाएगा। आपको क्या प्लेस करना है? सिर्फ नॉट टू। क्या प्लेस करना है? नॉट टू। लेकिन कब? जब हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस जो है वो नेगेटिव हो। कैसा हो? नेगेटिव। जैसे कि हम देख लेते हैं, ही सेड टू मी डोंट ओपन द डोर। अब यहाँ पर जो है हमारे पूछने का भाव प्रकट हो रहा है। क्या हो रहा है? पूछने का भाव प्रकट हो रहा है। तो हमने कहा ही आस्क्ड मी, और उसके बाद हमने क्या कहा? नॉट टू, क्योंकि हमारा यहाँ पर डू नॉट दिया गया है। क्या दिया गया है? डू नॉट। यहाँ पर हमने टू नॉट या फिर ओनली टू प्लेस नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमारे रूल में दिया गया है कि कोई भी वाक्य डोंट से स्टार्ट, डू नॉट से स्टार्ट हो तो उसका जो कनेक्टिंग वर्ड है, यानी कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह जो वर्ड आता है वो होता है नॉट टू। तो इसलिए ही आस्क्ड मी नॉट टू ओपन द डोर। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर दिया गया ही सेड टू मी डोंट डिस्टर्ब मी, यानी उसने मुझसे कहा कि कृपया मुझे डिस्टर्ब ना करें। तो उसने उससे मतलब पूछा या कहा इन द फॉर्म, ये रिक्वेस्ट के भाव में भी आ सकता है दोस्तों, बट ये आस्क्ड के भाव में बेटर रहेगा। तो यहाँ पर कहा गया ही आस्क्ड मी नॉट टू, कैसा आया? डोंट है तो कैसा आया हमारा? नॉट टू। आफ्टर दैट डिस्टर्ब, और जो हमारा मी है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हिम। अभी हमने आपको पिछले रूल में समझाया दोस्तों कि यह हिम कैसे आएगा, तो आप समझ गए होंगे होप सो दोस्तों। यह रूल भी यहाँ पर सिर्फ सिंपल सी इतनी बात थी कि कोई भी रिपोर्टेड स्पीच अगर वह डू नॉट से शुरू होती है, किससे शुरू होती है? डू नॉट से, तो उसमें जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा होता है उसकी जगह क्या आ जाता है? नॉट टू। क्या आ जाता है दोस्तों? नॉट टू। आइए अपने नेक्स्ट रूल पर चलते हैं। नेक्स्ट रूल में दिया गया है यदि इम्पेरेटिव सेंटेंस, क्या दिया गया है? यदि इम्पेरेटिव सेंटेंस डू से स्टार्ट हो। किससे स्टार्ट हो? ओनली डू। इस बार डू नॉट की बात नहीं की गई है दोस्तों, इस बार जो है वो केवल सिर्फ डू की बात ही की गई है।